श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हृदय रोग की। जैसे कि आप सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं कि हृदय रोग की जो समस्याएं हैं, खासकर हमारे देश भारत में, वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। और यहाँ तक कि पहले देखा जाता था कि युवा जो हैं इसकी परिधि से बाहर होते थे। अब बहुत सारे युवा जिनका आदमी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, वो भी इस बीमारी के जो हैं, इस अटैक का जो है वो एक शिकार बनते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश नांदल के साथ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी विभाग यानी हृदय रोग विभाग, पीजीआईएमएस रोहतक में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानें अपने श्रोताओं के लिए कि हृदय रोग किसको कहते हैं, मतलब क्या हृदय में दिक्कत आती है तब हम उसको एक रोग की संज्ञा दे देते हैं। पहले तो मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपने श्रोताओं को हृदय रोग से वाकिफ़ करा सकूँ और उनको कुछ, अगर मेरी नॉलेज से कुछ बेनिफिट हो तो उनको ये बेनिफिट हो जी। हृदय रोग की अगर बात करें तो हृदय में कुछ जन्मजात बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें बच्चे में सब लोगों ने सुना हुआ कि बच्चे के दिल में छेद है जी। या कुछ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिसमें दिल कमज़ोर हो जाता है। वो छोटे बच्चे का भी हो सकता है, वो बड़े आदमी का भी हो सकता है। तीसरी जो चीज़ पूरे वर्ल्ड में जिसको सबके लिए एक समस्या बन गई है और जो लीडिंग कोज है, मेन कोज बच्चों के डेथ का, बड़ों के डेथ का, या फिर उनको उनकी कार्य क्षमता को कम करने का, वो कहीं ना कहीं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या स्ट्रोक आते हैं, ये एक मेन कारण हो गया है। जी। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक बहुत व्यापक बीमारी हो गई है। इसमें जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी यंग एज में भी अफेक्ट कर रही है और ये खास करके उस उम्र में लोगों को प्रभावित कर रही है जो उनकी वर्किंग एज है, जिस वो जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं जी। जिसमें उसको समाज के लिए, अपने परिवार को कुछ करना है। बिल्कुल। वो उस एज में अगर उसको ये बीमारी होती है तो परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आता है। जी। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है कि इसमें हम लोगों को जानकारी दें और इससे कुछ बेनिफिट हो जी। लोगों को। अच्छा, अब जांच का विषय आता है, क्योंकि हृदय रोग वैसे तो ऊपर से तो पता लगता नहीं, आदमी ठीक ठाक दिखता है और अंदर उसके बीमारी होती है। तो जांच में क्या क्या जांचें इसकी करनी चाहिए? वैसे तो डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन एक आम आदमी जानना चाहे कि इसमें कौन कौन सी, अगर उसको लगता है कि कुछ हार्ट का है तो पहले तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण उसको लगें तो उसको जांच के लिए जाना चाहिए। ये आपका सवाल बहुत ही श्रोताओं को फ़ायदा देगा। इसके जवाब सुन के सब लोग इसको अच्छे से सुने, क्योंकि इससे उनको फ्यूचर में अपने परिवार में या किसी भाई बंधु को अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो उसकी सहायता करने में उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए कि जो हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक मुख्यतः दो चीज़ हो सकती हैं। एक तो हार्ट अटैक में आपकी नस धीरे धीरे ब्लॉकेज हो या एकदम से ब्लॉकेज हो जाए। अच्छा। अगर एकदम से ब्लॉकेज हो गया है तो आपको तेज सीने में दर्द होगा, बैठे बैठे पसीना आएगा, घबराहट होएगी, सांस फूल जाएगा। आप कुछ भी काम करने चलेंगे तुरंत सांस फूल जाएगा। ये जो एकदम से ब्लॉकेज होगी, एकदम से तीव्रता से ब्लॉक होगी, उसके सिम्टम्स, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, जिसको हार्ट अटैक आ गया, ये है तुरंत वाला। एक होता है धीरे धीरे, जिसमें ऐसे व्यक्ति की ये होता है कि पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से तेज चलता तो सांस फूल जाते हैं, सीने में दर्द हो जाता है, बैठ जाता हूँ तो आराम हो जाता है। ये है कि स्लो ब्लॉकेज हुआ है। तो इन दोनों की जो प्रेजेंटेशन है, किस व्यक्ति हॉस्पिटल में क्या सिम्टम लेके आता है, दोनों की अलग अलग, और इन दोनों की जांचें भी काफ़ी हद तक अलग अलग है। जी। अच्छा, सीने के दर्द की जो बात आपने की, कुछ अंतर इसमें हो सकता है? क्योंकि सीने में दर्द और बहुत सारी पेट की बीमारियां होती हैं, उनसे भी हो जाता है। तो कैसे एक पेशेंट है या एक आम आदमी ये अंतर महसूस करे कि ये हृदय का ही सीने का दर्द है? देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरह ये डिफरेंस कर पाना कि ये हृदय का है या ये पेट की बीमारी, ये तो बहुत मुश्किल है जी। ये तो बहुत सारी चीज़ों को देख के कि भी उसको ये दर्द कब से हुआ,
कंटिन्यूस रह रहा है या नहीं रह रहा है, कुछ काम करने से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें देख के लेफ्ट हम साइड, उसको राइट साइड का कोई? लेफ्ट राइट किसी भी साइड हो सकता है। अच्छा। कोई बहुत सब लोगों में ऐसा ही होता है कि दिल का दर्द तो सिर्फ लेफ्ट को होता है। दिल का दर्द आपके ऊपरी पेट में, सीने में, कंधों में, गले में, दोनों बाजुओं में कहीं भी हो सकता है। अच्छा। तो जब भी ऐसा कोई सिम्टम हो और आपको ऐसा हो कि आपके परिवार में किसी को हृदय रोग है पहले से, ब्लॉकेज है, या आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएं जी। वो आपकी सब चीज़ें एनालाइज करके फिर वो डिसाइड करें कि ये हृदय का है या ये सिंपल पेट का है। हृदय के जो दर्द होता है उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि आपको दर्द के साथ साथ घबराहट, पसीना, सांस फूलना, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन ये सिम्टम कोई फिक्स नहीं है। किसी भी, कई बार शुगर के पेशेंट को अपने हार्ट अटैक का पता भी नहीं चल पाता है। वो कई महीने बाद आता है, वो उससे पूछते हैं कि अटैक आया, वो कहे नहीं आया। क्योंकि सब की प्रेजेंटेशन कई बार खास करके जो यंग फीमेल्स होती हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि उनको अपने सिम्टम का एहसास नहीं हो पाता जी। वो कुछ भी, उनको हार्ट अटैक आ रहा है लेकिन वो सोचें धड़कन तेज होगी, या मेरे तो सिर में चक्कर आ रहा है, कुछ भी ऐसा सिम्टम हो सकता है। अच्छा, लक्षणों में जो स्पष्ट लक्षण हैं, जैसे कहते हैं कि अगर आपको चलने में सीने में दर्द है और सांस फूलना है, इसके अलावा और भी कुछ हैं जो स्पष्ट संकेत होते हैं कि ये हृदय रोग के लक्षण हैं? देखिए, इसमें जितना हम लोग अपने क्लिनिक एक्सपीरियंस में देखते हैं, एक साथ सीने में दर्द होना, और वो किसी एक बिंदु पे नहीं, पूरे सीने में होना, या दोनों कंधों में होना, या दोनों कोनियों में होना, या ये दर्द आपके जबाड़े की तरफ जा रहा हो या पीछे की तरफ जा रहा हो, जो काम करने से या कुछ मेहनत करने से या चलने से बढ़ रहा हो, बैठने से कम हो रहा हो, तो ये सजेस्ट करता है कि ये आपका ब्लॉकेज की वजह से दर्द है, चाहे वो आपको एमआई आया है या एमआई आने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। तो अब टेस्ट की बारी जब आती है हॉस्पिटल में, तो क्या टेस्ट पहले करवाना चाहिए? इसमें फिर हम उसी पे जाएंगे कि तुरंत ब्लॉकेज एकदम से हुआ है क्या, हार्ट अटैक आया। अगर हार्ट अटैक आया है तो उसमें मुख्यतः सबसे पहले आपके सिम्टम पूछ के, आपके लक्षण पूछ के, और फिर ईसीजी की जाती है। अच्छा। ईसीजी के देख के डिसाइड होता है कि अब आगे क्या करना है। कई बार ईसीजी नॉर्मल आ जाती है। हाँ, कई बार ईसीजी नॉर्मल है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ब्लड टेस्ट हैं। अच्छा। जिसमें कि अगर कार्डियक मसल को कहीं भी कोई डैमेज हुआ है तो उस ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। वो ब्लड टेस्ट आपके पीजीआई में अवेलेबल है? वो हमारे पीजीआई में बिल्कुल उपलब्ध है, और 24 आवर्स उपलब्ध है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि मरीज को सिम्टम है, ईसीजी भी नॉर्मल है, एंजाइम्स भी नॉर्मल होते हैं, तो फिर हम एक डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या इसका कोई स्ट्रेस टेस्ट कराया जाए, जिसमें एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, जिसको मुख्यतः टीएमटी कहा जा सकता है, या फिर डोपामिन स्ट्रेस इको, जिसमें इको में दवाई दे के जाँच की जाती है कि दिल पे कोई स्ट्रेस तो नहीं है जी। या फिर कुछ न्यूक्लियर स्कैन, जिसे थैलियम स्कैन हुआ, वो करके आपको बताया जाता है कि आपके दिल में ब्लॉकेज है या नहीं है। ये तीसरी सिचुएशन है जिसमें आपकी ईसीजी भी नॉर्मल है, आपके एंजाइम्स भी नॉर्मल है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सिम्टम हृदय के ही हैं। तो फिर उसमें टीएमटी में डॉक्टर साहब क्या आप देखते हैं कि इसको इतना चला, क्योंकि उस पर चलवाते हैं आप ट्रेडमिलर पे, तो उस पर चलने पे उसका स्ट्रेस देखते हैं कि दिल पे कितना स्ट्रेस आ रहा है? ये देखिए कि जैसे आपकी जो हृदय की नलियाँ हैं वो धीरे धीरे ब्लॉकेज हो रही हैं। जब वो आराम से बैठे हैं तो अगर वो 100% पहले ओपन थी, अगर वो 80% तक बंद हो गई है, आप बैठे हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। लेकिन जैसे दिल की गति बढ़ेगी, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी, ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी, तो उस जो हिस्सा पतला हो गया है, नैरो हो गया है, वहाँ से उतना ब्लड नहीं आ पाएगा। तो अगर इतना ब्लड उसकी पूर्ति नहीं होगी तो दिल कमज़ोर पड़ने लग जाएगा, जिसको इको में देख सकते हैं, जिसको हम ईसीजी में उसकी मैनिफेस्टेशन आ सकती हैं। तो इस जरिए हमें पता चलता है कि इसको टीएमटी करके कि भी इसको ब्लॉकेज हो सकता है। अच्छा, एनजीओ और सिटी एनजीओ में क्या फ़र्क है? देखिए, एनजीओ और सिटी एनजीओ
बेसिकली दो अलग अलग तरीके की जांचें हैं। दिल की नलियों की जांचें दोनों। सीटी एंजियो किया जाता है सीटी स्कैन के जरिए, जिसमें हाथ की नस में डाई दी जाती है। अच्छा। और उस डाई जाके आपके दिल की नसों में जाती है और सीटी स्कैन से उसका फोटो ले लिया जाता है। तार नहीं डालना पड़ता मतलब? उसमें तार नहीं डालना पड़ता, वो सिर्फ उसमें आपको एक सुई लगेगी जिससे आपके शरीर में डाई जाएगी और आपका सीटी स्कैन में सारी हृदय की नलियाँ आ जाएंगी। तो ये सिटी वाला आपके पीजीआई में उपलब्ध है? हाँ, ये भी हमारे पास 24 आवर्स उपलब्ध है। अच्छा, ठीक। उसके बाद एनजीओ? हाँ, दूसरा फिर एनजीओ आती है, जिसमें अगर इमरजेंसी कंडीशन है, जिसको ज़्यादा ब्लॉकेज लग रहा है, तो हम उसको सीधा इन्वेजिव एनजीओ, मतलब जो कोरोनरी एनजीओ कैथ लैब में जो की जाती है उसके लिए, उसमें आपके हाथ या पैर के रास्ते, मेनली तो 99% हाथ के रास्ते ही आपको एक तार के ऊपर पाइप भेज के हृदय की नली को जांचा जाता है। किसी को सिटी एनजीओ में अगर ऐसा लग रहा है कि उसको काफ़ी ब्लॉकेज है, तो उसकी भी बाद में हमें कैथ लैब में एंजियोग्राफी करनी पड़ती है हाथ या पैर के रास्ते। जी। एंजियोग्राफी कितनी बार हो सकती है? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी कहते हैं कि वायर जो है उसमें आपकी जो नलियां हैं उसमें भी नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, देखिए कि साइड इफ़ेक्ट कोई भी मेडिकल प्रोसीजर है उसके अपने कुछ उसमें साइड इफ़ेक्ट कह लें या कुछ खतरे कह लें रहते हैं, वो होते हैं। लेकिन हमेशा चाहे कोई आप दवाई दो, चाहे कोई आप जांच करो, चाहे कोई आप सर्जरी करो, हमेशा ये देखा जाता है कि पेशेंट को फ़ायदा कितना होगा जी, नुकसान कितना होगा। ठीक। तो अगर आपको फ़ायदे की उम्मीद ज़्यादा है तो आप वो जांच करेंगे। ऐसा कोई नहीं है, किसी की एक बार हो सकती है, 5 बार हो सकती है, जितनी बार ज़रूरत होगी उसकी जांच की जाएगी। अच्छा, अब बारी आती है इसके उपचार की। तो मान लीजिए ब्लॉकेज मिलता है, तो किन परिस्थितियों में स्टंटिंग होती है और किन परिस्थितियों में बाईपास सर्जरी? देखिए, अगर किसी को दिल का ब्लॉकेज है, हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज है, तो उसमें इलाज मुख्यतः 3 है जी। या तो उनको दवाइयों से ही कंट्रोल किया जाए, अच्छा। या उसमें स्टंट लगाया जाए, या फिर उसके बाईपास ऑपरेशन किया जाए। अच्छा, जो मेन ट्रीटमेंट हो वो ये 3 है। तो नलियों का कैसा ब्लॉकेज है, उनको कितने अच्छे से ठीक किया जा सकता है, पेशेंट का प्रोफाइल क्या है, ये सब देख के डिसीजन लिया जाता है कि इसको दवाई दें। क्या है थ्रोम्बोलिसिस वगैरह उस समय? देखिए, थ्रोम्बोलिसिस एक इमरजेंसी दवा है। अच्छा। जिसमें ब्लॉकेज तुरंत हुआ है तो उस थक्के को पिघलाने की वो एक इमरजेंसी हो। उसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे एंटीप्लेटलेट है जो आपके खून को पतला करती हैं, स्टैटिन है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, या बीटा ब्लॉकर्स हैं जो आपके दिल को ब्लॉकेज के वजह से एक सिम्टम ना आए उसमें आपकी इफेक्टिव होती है। वो आपको ब्लॉकेज होते हुए भी आपको दिल को इफेक्टिवली काम करवाती है, जिससे आपको उसके सिम्टम नहीं आते हैं। और ये काफ़ी हद तक प्रभावी है। सब लोग इसकी महत्वता को कम आंकते हैं। एक अच्छे से दवाई से कंट्रोल रखना भी कुछ ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट है। तो सब ये ना सोचे कि भाई मेरे ब्लॉकेज था और मेरे स्टंट नहीं लगे, मेरा बाईपास नहीं हुआ। वो डॉक्टर पे छोड़ दें। अगर डॉक्टर संतुष्ट है, उसको लगता है कि इसको दवाई पे छोड़ दें, तो उसको छोड़ा जा सकता है। फिर स्टंट और बाईपास। स्टंट और बाईपास, देखिए स्टंट की भी और बाईपास की भी टेक्निक धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो किसी का भी फिक्स ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बाईपास ही हो सकता है, इसमें सिर्फ स्टंट ही लग सकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पेशेंट है जिसकी उम्र 50 साल है, उसको शुगर है, उसकी 3 नसें बंद हैं। उसमें आप फर्स्ट चॉइस हो सकता है बाईपास रखेंगे, क्योंकि 3 नसें बंद हैं, ज़्यादा स्टंट लगेंगे, दोबारा ब्लॉकेज हो सकता है। यही पेशेंट 90 ईयर्स पे आता है, जिस समय उसको हृदय के अलावा कुछ और अंग में भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। वहाँ पे देखा जाता है कि अगर ये बाईपास ऑपरेशन के लिए जाएगा तो इसको मौत का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो क्यों ना ऐसे इतने स्टंट लगा दिए जाएं कि इनका जो बचा हुआ जीवन है वो अच्छे से व्यतीत हो जाए जी। तो ये डिसीजन आपकी ब्लॉकेज, उम्र, साथ में क्या क्या बीमारी, ये सब देके फिर एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। एक डॉक्टर साहब, और लोगों में भ्रम रहता है परसेंटेज का कि कितनी परसेंट ब्लॉक है तभी उस पर स्टंट या कोई इस तरह का सर्जरी का प्रोसीजर होना चाहिए। देखिए, ये आपका
सवाल बड़ा सही है, क्योंकि सब लोगों को ये भ्रम रहता है मेरे इतने ब्लॉकेज नहीं था, देखो जी गलत स्टेंट तो नहीं डाल दिए जी। तो इसमें देखें कि यूजली ऐसा होता है कि अगर कोई नस 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उसमें स्टंट या बाईपास उसका करने की सोचते हैं। कुछ ऐसी नस है जो मेन नस है, वो कई बार अगर 50% से भी ज़्यादा है तो उसमें मेन नस में स्टंट या बाईपास की सोचते हैं। जरूरत पड़ती है। तो ये मतलब मरीजों को ये समझना चाहिए लोगों को कि उसमें निर्भर करता है किस नस में ब्लॉकेज है। अगर मुख्य में है तो फिर उस पर कोई भी प्रोसीजर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब डॉक्टर साहब सवाल ये आता है कि बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, इनमें भी कोई फ़र्क है क्या? देखिए कि बाईपास जो है कि ओपन हार्ट ही सर्जरी है, मतलब सीने को खोला जाता है। उसमें ऑन पंप एंड ऑफ पंप दो अलग अलग विधि है, जिसका कि ऑन पंप भी होते हैं, ऑफ पंप भी होते हैं। वो सर्जन अपने अनुसार डिसाइड करता है कि इसको कैसे किया जाए। बाईपास है तो उसमें आपकी ये छाती खुलेगी, ठीक है। उसमें आजकल मिनी बाईपास आ गए हैं कई बार की एक अगर वैसल है तो उसको मिनी बाईपास, उस इंसिजन छोटा होता है जिससे मिनी बाईपास करके मतलब मिनिमम इंसिजन दे के आपका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। अच्छा, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ता है, बट ये है कि क्या हाँ, उसका जैसे कि हम जैसे नॉर्मल सर्जरी की जैसे बात करें कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जैसे कहते हैं, तो ये एक तरीके की बाईपास ही है, लेकिन ये छोटे इंसिजन से की जाती है। अच्छा, अब बात ये आती है डॉक्टर साहब कि बीमारी से बचा कैसे जाए और क्यों आजकल इतनी ज़्यादा तादाद में हृदय रोग के मरीज जो हैं ख़ास तौर से हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं? देखिए कि जहाँ तक हृदय की नसों के ब्लॉकेज के रिस्क फैक्टर की अगर बात करें, किस किस कारणों से रिस्क फैक्टर, ये किस किस कारणों से आपकी ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है, तो देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन पे रिसर्च हो चुका है, जो प्रूव हो चुके हैं कि ये रिस्क फैक्टर हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिन पे काम चल रहा है और उनका नंबर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स पे जैसे कि विटामिन डी पे रिसर्च चल रहा है कि क्या इसका भी रोल है। तो अभी जो एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर हैं जो पता है कि हम इनसे रिस्क है, उनका जिक्र करेंगे हम। इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा स्मोकिंग का। जानबूझ के बीमारी को बुलाना। हाँ बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा। और मतलब कि अगर जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, अगर सब में ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट या जानलेवा कहें तो स्मोकिंग है। धूम्रपान। वो धूम्रपान आपका रोग को बढ़ाता भी है, और दूसरा अगर आपने उसका इलाज भी करा लिया, स्टेंट भी डलवा लिया, बाईपास भी कर लिया, अगर फिर भी आप स्मोकिंग धूम्रपान करते हैं तो उसको दोबारा ब्लॉकेज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा की डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से डायबिटीज में ऐसे क्या कारण बनते हैं कि हार्ट अटैक की तरफ जाता है मरीज? देखिए डायबिटीज के पेशेंट में जो ब्लॉकेज होने की संभावना है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, खून मोटा होता है उसका? खून मोटा नहीं होता उसमें। जो शुगर के मरीज हैं उसकी हृदय की नलियाँ प्राय ज़्यादातर नलियाँ ब्लॉकेज मिलती हैं। अच्छा। तीसरा जो एक कारण है कि वो जो आजकल बहुत कॉमन मिल रहा है, एक स्टडी के अनुसार हिंदुस्तान में 18 की उम्र से ऊपर युवा 4 में से 1 युवा को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर भी एक वो चाहे किसी वजह से, चाहे आपके खान पान की वजह से है, चाहे आपकी स्ट्रेस की वजह से है, तो ये भी एक मुख्य कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। जी। उसके बाद आपकी जो लिपिड, जो ब्लड में लिपिड लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल है, वो आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो रखा है, ये कारण है। दूसरा फिर एक मोटापा आता है। जितना मोटापा होएगा, मोटापे के साथ और सारी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं आपस में, कि उसको शुगर होने के भी चांस बढ़ जाते हैं, उसको उसका लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी होगा जी। इसके अलावा जो डाइट है हमारी, उसमें जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जी आपको हार्ट डिजीज होने का। दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल,
कहीं ना कहीं आज की जीवन में अब तो कोविड के बाद सब लोग ऑनलाइन और ये तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल को प्रमोशन मिलता जा रहा है। अननोइंगली सब लोग सीडेंट्री वो रखे हैं। खास करके कई बार मैं ऐसा लगता है कि लोग ऑफिस है 1 किलोमीटर, वहाँ पे भी कार में जाएंगे और फिर शाम को जिम में जाके दौड़ लगाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो प्रूवन हार्ट के पेशेंट हैं उनको देखने में आता है कि स्ट्रेस ज़्यादा अफेक्ट करता है, बाकी चीज़ें तो कंट्रोल कर भी लें, लेकिन सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट उनको स्ट्रेस का करना होता है। क्योंकि ठीक है, उनको पता है फैट नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, लेकिन स्ट्रेस जो है वो एक मनोवैज्ञानिक वो है कि आप दिमाग को कैसे मैनेज करें, शरीर को, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो मैनेज कर सकता है? देखिए, स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का भी एक फैक्टर है, और होने के बाद आपका आगे जीवन कैसा रहता है उस ये भी डिपेंड करता है आपको उसका कितना स्ट्रेस है। क्योंकि हार्ट अटैक मैंने ये देखा है कि मरीज के जीवन का एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है जहाँ से उसका जीवन एकदम बदल जाता है। ठीक, तो इसका क्योंकि सबको मन में ये होता है कि अब मेरे हार्ट अटैक हो गया, वो मायूस हो जाता है, उसको स्ट्रेस होती है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवार से मिलके, डॉक्टर से मिलके इस स्ट्रेस को कम करके और हमें अपनी दवाइयों पे ध्यान दे के उसका सामना करना चाहिए, ना कि बल्कि उसकी स्ट्रेस लेके और उसके डर में आप जिए जाएं कि मेरे तो ये हो गया। तो वो कहीं ना कहीं सबको मिलके उस स्ट्रेस को कम करना चाहिए। पीजीआई रोहतक की अगर हम बात करें तो पूरी फैसिलिटीज़ हैं, स्टंटिंग, सर्जरी, ओपन हार्ट, बाईपास, सब देखिए पीजीआई रोहतक में हरियाणा सरकार के सहयोग से, हरियाणा सरकार का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे काफ़ी समय से हृदय शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन और स्टंटिंग दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं और 24 आवर्स उपलब्ध हैं। अभी कुछ साल पहले ही पीजीआई में जो लेटेस्ट और एडवांस कैथ लैब होती है, अच्छा, वो हरियाणा सरकार ने स्थापित की है, जिस पे बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा चाहे वो इकोकार्डियोग्राफी है, चाहे वो टीएमटी है, जितने भी एक हृदय की जांचें होनी चाहिए वो सब पीजीआई में उपलब्ध हैं। और दूसरा बात कि पीजीआई में जो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ये एक आम आदमी के लिए बहुत ही मतलब कोई फीस तो पीजीआई में किसी चीज़ की ना के बराबर होती है। इकोकार्डियोग्राफी वहाँ पर भर्ती मरीज की 25 रुपये में, बाहरी मरीज की 50 रुपये में होती है, या जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनकी फ्री भी होती है। तो एक सबके अफोर्डिंग प्राइस पे और 24 आवर्स इजीली अवेलेबल है। सिटी एनजीओ वगैरह, सिटी एनजीओ भी बहुत कम प्राइस में और 24 आवर्स अवेलेबल है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि मरीज को जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि पीजीआई रोहतक में किसी भी किस्म की जो है सुविधा, कैथ लैब लेटेस्ट है और वहाँ पर हर तरह की जांच है, 24 आवर आईसीयू वगैरह वहाँ रहता है। देखिए पीजीआई में सरकार के, डॉक्टर्स के, स्टाफ के और अन्य सहयोगी स्टाफ की वजह की सबके कंट्रीब्यूशन से कार्डियोलॉजी की जितनी भी बीमारियां हैं ऑलमोस्ट सबका इलाज 24 आवर्स उपलब्ध है। ठीक है, तो हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हृदय रोग, खास करके जो ब्लॉकेज है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उसमें सबसे पहले तो हम यही देखें कि इससे कैसे बचा जाए। खास करके जो हमने नो रिस्क फैक्टर हमने जो गिनाए उन पे कंट्रोल रखा जाए। सबसे पहली चीज़ तो हमारा ये होना चाहिए इससे बचा जाए, ये तो बचने। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है कि अगर आपको हो गया है, होने के बाद आप ठीक समय पे उसका इलाज लें, क्योंकि जितनी जल्दी और जितना सही इलाज मिलेगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये हो गया इलाज। उसके तीसरी जो बात है वो पेशेंट से एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं सारा इलाज करा लेंगे, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में करा लेंगे, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करा लेंगे, वो ठीक हो जाएंगे और ठीक होते ही सारी दवा छोड़ देंगे। फिर वो 5 साल बाद आएंगे कि जो दोबारा सीने में दर्द है, 1 साल बाद आएंगे ब्लॉक। तो ये बहुत गंभीर बात है। तो उससे बचना, उसका इलाज कराना और इलाज को कंटिन्यू करना,
ये सब लोग करें। अच्छा, एक CPR थेरेपी है डॉक्टर साहब, उसको क्या आम जन कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। CPR देखिए कि CPR मैं ये कहूँगा कि जैसे बहुत सारे जैसे जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाते हैं। अच्छा। कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स आपने मीडिया में सुने होंगे कि वो सुबह उठे तो वो सांस नहीं था, जिंदा नहीं थे। तो जैसे हार्ट अटैक किसी को होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स की दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और वो जानलेवा होती है। अगर उस समय अगर उसको एक अच्छा CPR उपलब्ध हो जाए तो वो उसके लिए उसकी जान को बिल्कुल बचा सकता है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे अनगिनत ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 10 मिनट पहले बेहोश हुए थे, जिनकी धड़कन रुक गई थी। कुछ लोगों ने कोशिशें की, हॉस्पिटल पहुंचे और वो 2-3 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गए, अपने पैरों पे चल के गए। तो एक CPR की ट्रेनिंग और CPR के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग अलग जगह उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है जी। तो CPR अगर आता है किसी को करना तो एक तरह से मृत व्यक्ति भी जो है वो बिल्कुल। और CPR अब तो सब जैसे स्टडी जितनी आ चुकी है, CPR में भी चेस्ट कंप्रेशन अच्छे तरीके से दिया गया, चेस्ट कंप्रेशन बहुत ही प्रभावी है। तो डॉक्टर राजेश नांदल जी, आप स्टूडियो में आए और आपने विस्तृत हमारे इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मिश्रा जी।